Every successful person has a painful story. Every painful story has a successful ending. Accept the pain and get ready for success. Hello friends, welcome back to our channel. MPPSC प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करते हुए हम कर रहे हैं टेस्ट सीरीज। और आज जो है हमारी लगातार जो हमारी श्रृंखला है उसमें 19 नंबर की टेस्ट सीरीज है। इसके पहले तक हमने 18 टेस्ट सीरीज जो है कंप्लीट की हुई है। आज हमारी 19 नंबर की टेस्ट सीरीज है। जैसा कि मैंने अभी ये महापुरुष एपीजे अब्दुल कलाम जी का स्लोगन पढ़ा कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज अ पेनफुल स्टोरी। प्रत्येक सफल व्यक्ति की दर्दनाक कहानी होती है। मतलब कि हर व्यक्ति की जो सफल होता है उसके जीवन में दर्द भरा संघर्ष होता है। एवरी पेनफुल स्टोरी हैज अ सक्सेसफुल एंडिंग। प्रत्येक दर्द भरी इस संघर्ष का जो अंत होता है वो सफलता के साथ होता है। एवरी पेनफुल स्टोरी हैज सक्सेसफुल एंडिंग। एक्सेप्ट द पेन एंड गेट रेडी फॉर सक्सेस। संघर्ष में जो दर्द मिल रहा है उसको स्वीकार कीजिए और सफलता के लिए तैयार रहिए। चलिए इसी श्रृंखला में अपनी जो है हम टेस्ट की शुरुआत करते हैं। और जो है यह है एक टेस्ट ही नहीं, इसे सिर्फ है वो टेस्ट मत समझना कि हम जो है एक क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ये वो टेस्ट नहीं है। यकीन मानिएगा ये परीक्षा को जो है सिलेक्शन वाला टेस्ट है और इसमें निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। और इस टेस्ट में जो है कहने को तो टोटल 25 प्रश्न रहते हैं, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 5 से लगा करके 10 तक क्वेश्चन जो है दिए जाते हैं। साथ ही साथ उससे संबंधित जो है क्या किया जाता है, संबंधित डिस्क्रिप्शन भी दिया जाता है, समझाने का भी कार्य किया जाता है। परीक्षा में तो 100 प्रश्न ही आते हैं, लेकिन पढ़ने का जो तरीका है आपको पढ़ते तो हम कितने हैं, हजारों क्वेश्चन लाखों क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन 100 क्वेश्चन से ही हमारा काम हो जाता है। तो मेरा फोकस उसी चीज पर है जो उन 100 क्वेश्चन की जो है सीमा को ध्यान में रखते हुए हम कार्य कर रहे हैं। और परीक्षा के अंत तक यकीन मानिए सिलेबस के सभी आयामों पर जो है आपके सामने एक बहुत अच्छी चर्चा हो जाएगी। जितना कि आपको जो है इधर उधर से पढ़ना है वो सभी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, आप पढ़ते रहिएगा। और मुझे सिर्फ आप जो है 1 से 2 घंटे का समय दीजिएगा। मैं जितना करवाता हूँ वही कितना करवा रहा हूँ, एक क्लास करवा रहा हूँ और साथ में क्या करवाता हूँ, डेली टेस्ट करवाता हूँ। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कितना 2 आवर्स का समय डेली का दीजिएगा। और हो सके तो 5-10 मिनट का समय निकाल करके पीडीएफ को जो है रिवीजन कर लीजिएगा। डेली का डेली रिवीजन करते जाइएगा जब भी समय मिले। यकीन मानिए आप जो है जहाँ भी 8-10 घंटा पढ़ना चाहते हैं, देना चाहते हैं, उनको दीजिएगा। आपका परिणाम जो है हमारे 2 घंटा का जो है कहीं से भी तुलना कर लीजिएगा, बेहतर होगा। चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और हमेशा जो है प्रतिबद्ध रहिएगा अपने लक्ष्य के प्रति। जो लोग जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं और लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं, वही जीतते हैं। और 2-4 दिन की मेहनत करने के बाद रुकने वालों को जो है मंजिल नहीं मिलती है। और जिस एग्ज़ाम की हम चर्चा कर रहे हैं ये एग्ज़ाम कोई वैसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आप 1 महीने पढ़ कर के जो है परीक्षा के टाइम पर पढ़ कर के निकाल सकते हैं। इसमें सतत प्रयासों की आवश्यकता होती है। और पीएससी के एग्ज़ाम का जो है लिखना क्या होता है, एक हिस्सा होता है। तो आप जो है अभी भी लिखिएगा, जब क्लास चलती है तब आप जो है महत्वपूर्ण फैक्ट जो है लिखते जाइएगा। लिखना इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए अब जो है हम अपने प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने कि आई होप सभी चीज़ें क्लियर तरीके से जो है चल रही होंगी। एक बार जो है हम क्या करते हैं चेक कर लेते हैं ताकि कोई भी इशू ना हो। हेलो। चलिए आवाज़ भी जो है प्रॉपर यहाँ पर दिख रही है कि आवाज़ जा रही है प्रॉपर तरीके से। और चलिए ये सभी चीज़ें सही हैं। आपके सामने जो है पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न में जो आपसे पूछा जा रहा है, हर प्रश्न पर जो है
परीक्षा से संबंधित फैक्ट जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? अब देखिएगा, ऐसा किसी किताब में प्रश्न नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, तो जो है इसका उत्तर निकाल पाएंगे। अब इधर जो है आपको मैप में दिख रहा होगा, शायद छोटा मैप है, देखते हैं बड़ा हो सकता है क्या। अगर बड़ा हो सकता है तो करते हैं भाई। एक चीज ही सिलेक्ट हो पाएगी। एक चीज ही सिलेक्ट हो रही है इसमें। अगर मैं कंट्रोल प्लस आल दबाता हूँ तो फिर सभी चीजें बड़ा नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, मैंने अनग्रुप कर दिया था इसे। तो यहाँ पर देखिएगा जो रेड कलर से है ये आपका क्या है, ये नरसिंहपुर जिला है। ये जो है आपका नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट है, जो आप रेड कलर से देख पा रहे हैं। और जो ये हरे कलर से देख पा रहे हैं ये आपका मंडला जिला है। हरे कलर से मंडला जिला है। ये आपका जो है छतरपुर जिला है। छतरपुर जिला है। और इधर आप देख पा रहे हैं ये कौन सा जिला है, मंदसौर जिला है। इनमें से कहता है, प्रश्न पूछा हुआ है, एमपीपीएससी 2022 का प्रश्न है, कौन सा जिला जो है सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। अब हमने जो है चीजें पढ़ी हुई थी, पहले इसका डिस्क्रिप्शन देखिएगा, हम जो है लगा लेते हैं। मध्य प्रदेश में जब इनसे संबंधित प्रश्न पूछे, मैं फिर समझा दूंगा इसको, वर्षा ऋतु के बारे में, इससे क्या क्या जो है आपके प्रश्न बनते हैं, वो पूरी चीजें जो है आपके क्रम में ध्यान रख लीजिएगा। प्रश्न अगर इतने से आएगा तो इसी के अंदर आएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न जो बनता है कि वर्षा ऋतु को मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, वर्षा ऋतु को मध्य प्रदेश में जो है चौमासा के नाम से जानते हैं। पहला प्रश्न ये पूछा जाता है। दूसरी बात जो यहाँ से आती है कि सर्वाधिक वर्षा मध्य प्रदेश में कहाँ पर होती है, तो पचमढ़ी नामक स्थान पर क्या होती है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। आपसे तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि न्यूनतम वर्षा जो है ये क्या हो जाएगी, ज्यादा वर्षा वाला स्थान हो जाएगा। न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है, तो भिंड जिले के अंतर्गत एक स्थान है जिसका नाम है गोहद। यहाँ पर क्या होती है, सबसे कम वर्षा होती है। चौथा जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में औसतन वर्षा कितनी होती है, मध्य प्रदेश में वर्षा का औसत कितना है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में 112 सेंटीमीटर जो है वर्षा होती है। फिर 5 नंबर में जो है आपका प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है किस मानसून से होती है, तो दोनों शाखाओं से होती है। अरब सागर शाखा से भी होती है और बंगाल की खाड़ी शाखा से भी होती है, तो दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। छठवां प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में जो शीतकाल में यानी कि ठंडियों में जो वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है। इतनी चीजें जो वर्षा से रिलेटेड रहती हैं। और एक प्रश्न जो आता है वर्षा की परिवर्तनशीलता को लेकर के आता है कि किस प्रकार से वर्षा जो है परिवर्तित होती है मध्य प्रदेश में, कहाँ ज्यादा फिर कम कैसे होती है। तो अगर मध्य प्रदेश में आप इधर से जो है इस प्रकार से जाएंगे, मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्व से यानी कि यहाँ से अगर इस प्रकार से चलते हैं यानी कि उत्तर और पश्चिम की ओर चलते हैं, तो वर्षा की मात्रा क्या होती है, घटती जाती है। क्या होती है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटती जाएगी, यानी कि इस वाले इलाका में मध्य प्रदेश में क्या होगी, कम वर्षा होगी। और इधर जैसे जैसे आएंगे तो बढ़ती जाएगी, और इस वाले इलाका में जो है मध्य प्रदेश में क्या होगी, ज्यादा वर्षा होगी। क्या होगी, ज्यादा वर्षा होगी। ये क्या है, वर्षा की परिवर्तनशीलता। अब प्रश्न पूछा है कि कौन से जिले में ज्यादा वर्षा होती है। अब आप पहली बात तो दिमाग लगाइएगा कि मंदसौर में तो नहीं हो सकती क्योंकि इधर वर्षा की मात्रा घटती है, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा, सबसे कम वर्षा वाले स्थानों में आएगा। छतरपुर भी जो है एक सूखाग्रस्त क्षेत्रों में आता है, इसमें भी जो है विशेष वर्षा नहीं होती। अब दो ऑप्शन है नजदीक के, आप एक नरसिंहपुर है, मंडला है। रेड कलर से जो देख पा रहे हैं नरसिंहपुर है, इधर मंडला है। अब गौर से अगर देखेंगे तो ये जो है नरसिंहपुर के बगल से ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर ये वाला मैं जहाँ कलर लगा रहा हूँ, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, होशंगाबाद है। और होशंगाबाद में ही क्या स्थित है, पचमढ़ी जो है आपकी होशंगाबाद में स्थित है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, पचमढ़ी में होती है। तो ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र के जो नजदीक है वहीं पर जो है ज्यादा वर्षा होगी, यानी कि नरसिंहपुर जो है आपका नजदीक में पड़ता है, इसलिए इसका सही जवाब नरसिंहपुर होगा। मंडला थोड़ा सा दूर पड़ता है, तो वहां पर भी वर्षा होती है, लेकिन जो है
इसकी तुलना में थोड़ा कम होती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? नरसिंहपुर हो जाएगा। ध्यान रखना, किसी भी किताब में ऐसा प्रश्न नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ज़्यादा वर्षा वाले के जो नज़दीक स्थान है उसी के अनुमान के आधार पर जो है ये उत्तर सही है, और यही उत्तर जो है एमपीपीएससी द्वारा भी सही माना गया है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसी प्रकार से जो है आपको ये पूरी की पूरी चीज़ें याद कर लेना है। यकीन मानिए प्रश्न आएगा आपका इसी के अंदर आएगा, वर्षा से बाहर कुछ और प्रश्न नहीं आएगा। ये कितनी परसेंट गारंटी है? 99% की गारंटी है, 1% की नहीं। चलिए अगली बात करते हैं। और एक प्रश्न और सवाल पूछा जाता है यहाँ से कि एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो है वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी दोनों से वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो ये वाला क्षेत्र है, विंध्यन का पठारी वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर जो है दोनों शाखाओं से जो है वर्षा होती है। कहाँ से होती है? दोनों शाखाओं से वर्षा होती है, मतलब कि अरब सागर शाखा से भी वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी शाखा से भी वर्षा होती है। प्रश्न ऐसा आता है कि मध्य प्रदेश से किस क्षेत्र में अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी जो दोनों से क्या होती है? वर्षा होती है। एक मिनट रुकिएगा भाई, इंटरनेट कनेक्शन क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब हमारा जो है हमने कितना समय लिया एक प्रश्न में, थोड़ा सा जो मेंटेन करके चलना पड़ेगा। देखिए 11 मिनट का समय दिया, शुरुआत हो गई है। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? ये प्रश्न जो है रिपीटेड है। चलिए 76 नंबर का ही है, नरसिंहपुर जो है। हाँ, नरसिंहपुर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? अब मध्य प्रदेश में जो है वन से लेकर के संबंधित प्रश्न आया हुआ है। तो वनों से लेकर के जो है, मैं इसमें वनों से संबंधित बहुत सारी बातें हैं मध्य प्रदेश में, और एक प्रश्न 100% आता है, एक क्वेश्चन जो है 100% वनों से लेकर के आता है। लेकिन इस स्लाइड से आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वनों में काफ़ी सारी बातें हैं, लेकिन हम जो है संभावित कवर करने का प्रयास करते हैं कुछ चीज़ें। हम जो है इस हिसाब से मैं चलता हूँ कि जैसे एक हिस्सा भी करवा दिया तो फिर जब दूसरा वन का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर कोई दूसरा हिस्सा करवा देंगे। क्या पूछता है? रिपोर्ट के बारे में प्रश्न है कुल मिलाकर के। तो हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में वन रिपोर्ट जो है, अभी करंट अफेयर की जो रिपोर्ट है ये तो 2023 वाली रिपोर्ट ही है, क्योंकि अभी नवीन रिपोर्ट नहीं आई हुई है। 2024 में आई थी वन स्त्री रिपोर्ट 2023 की, जो कि 19वें नंबर की रिपोर्ट थी। अब इसमें देखेंगे क्या क्या आपको पढ़ना है। तो आप पहली बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो मध्य प्रदेश में वन का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आप क्या बताएंगे कि 77,073 वर्ग किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश में वनों का। ध्यान रखिएगा ये डाटा जो है ऑथेंटिक डाटा है, किसी किताब का डाटा नहीं, सीधे रिपोर्ट का डाटा है। क्षेत्रफल कितना है? 77,073 वर्ग किलोमीटर है। और ध्यान रखना जो 2021 की रिपोर्ट में थी उसकी तुलना में, यानी कि 2021 की तुलना में क्या हुई है, 320 वर्ग किलोमीटर की जो है मध्य प्रदेश के वनों में क्या हुई है? कमी हुई है। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछे कि क्या पिछले वर्ष की तुलना जो है, तुलना में मध्य प्रदेश में वनों में कमी हुई है? जी हाँ, कमी हुई है। कितनी कमी हुई है आप देखते हैं? 320 वर्ग किलोमीटर। आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे ज्यादा कमी कहाँ पर हुई है? सबसे ज्यादा कमी जो है कहाँ पर हुई है? तो आप क्या बताएंगे? दमोह जिले में जो है सबसे ज्यादा जो है कमी हुई है। किसके? वनों के मामले में जो है सबसे ज्यादा वन जो है दमोह में कम हुए। फिर पूछे सबसे ज्यादा वृद्धि किसने की हुई है? ज्यादा, सबसे ज्यादा जो है वृद्धि किस जिले ने की है? किसमें? वनों के मामले में। तो आप क्या बताएंगे? भिंड जिले में जो है, भिंड जिले ने सबसे ज्यादा वृद्धि की हुई है। फिर आपसे क्षेत्रफल को लेकर के पूछे कि पहली बात तो ये कि मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है, सर्वाधिक क्षेत्रफल है। मध्य प्रदेश में जो वनों का क्षेत्रफल है, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल कितना है? 25% है। ध्यान रखिए कितना है? 25% है। फिर आपसे पूछे कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में मतलब ज्यादा वन मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? ज्यादा क्षेत्रफल पर, जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन है उसमें सबसे पहले नंबर में है। क्षेत्रफल में बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, दो प्रकार से जो है क्वेश्चन बनते हैं। एक पूछता है कि सर्वाधिक प्रतिशत में वन कहाँ पाए जा रहे हैं, सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन कहाँ पाए जा रहे हैं, सर्वाधिक क्षेत्र में। तो क्षेत्र अगर पूछे ज्यादा तो आप बताएंगे पहले नंबर पर बालाघाट में जो है सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, बालाघाट में। और जो दूसरे नंबर पे इसमें आएगा वो आएगा आपका छिंदवाड़ा में, जो है दूसरे नंबर में सबसे ज्यादा वन जो है पाए जाते हैं। फिर आपसे पूछे
मध्य प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल पर जो है कहाँ पर वन पाए जाते हैं, कम क्षेत्र में, तो उसमें जो है पहले नंबर में आएगा आपका जो है कम क्षेत्रफल में पूछे तो शाजापुर में जो है सबसे कम क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं, मात्र 29 वर्ग किलोमीटर में ही बन पाए जाते हैं। और दूसरे नंबर में जो होगा आपका उज्जैन होगा, क्या होगा, उज्जैन होगा, तो उज्जैन याद रखते हैं। आप पूछे अगर कि प्रतिशत में जो है सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, जब यही डाटा पूछे कि परसेंटेज के मामले में सबसे ज़्यादा वन जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो जब परसेंटेज के मामले में ज़्यादा पूछे तब आप वहाँ पर क्या बताएंगे कि उमरिया में जो है सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं परसेंटेज के हिसाब से, और कम वन जो है परसेंटेज के हिसाब से जो है आपके उज्जैन में देखने को मिल जाते हैं। और ये तो हमेशा आपको क्या करना है, 100% याद करके ही रखना है। और क्या, ये डाटा एक हो गया है आपका, जैसे मैं यहाँ पर बॉक्स बना करके लिखता हूँ, ये वाली चीज़ें आपको हमेशा याद करके रखनी है। और कौन सी है वो चीज़ें, वो चीज़ें हैं, एक है आपका IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल में है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जबलपुर में है। स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी जबलपुर में है। और एक आपको ध्यान रखना है, वन विकास निगम, ये हमेशा ध्यान रख करके रखना है क्योंकि ये 4 फैक्ट हैं सीधे सीधे आने वाले हैं। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, भोपाल में स्थित है। और टिपरी की स्थापना 1988 में जबलपुर में है। सिकरी भी जबलपुर में 1963 में। और निगम की स्थापना जो हुई थी 1975 में हुई थी, 75 में हुई थी, जो कि मध्य प्रदेश में वनों की रिपोर्ट के संदर्भ में कार्य करता है। ये जो है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और आपका जवाब क्या हो गया, भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है। किसमें पूछ रहा है, प्रतिशत के रूप में, तो हमने अभी क्या पढ़ा हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पर उमरिया नहीं दिया हुआ है, तो ये प्रश्न जो है फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो है 2022 का है। और यह जो है 2021 के डाटा का प्रयोग किया गया है इसमें। लेकिन अब जो प्रश्न आएगा वो 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से आएगा। तो आप जो है प्रतिशत की बात कर रहा है, तो आप जो है यहाँ पर तो श्योर उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आप एक ऑप्शन में क्या कर लीजिएगा, एक श्योपुर की जगह पर जो है बालाघाट कर लीजिए। क्या करेंगे आप, बालाघाट जो है कर लेंगे, सही हो जाएगा। पुराना प्रश्न है तो डाटा जो है प्रश्न में नहीं बदला हुआ है, लेकिन मैंने जो है अपडेट करवा दिया। चलिए, शिव बालाघाट इसका सही जवाब होगा। सबसे प्रतिशत के रूप में पूछ रहा है, और प्रतिशत के रूप में, सॉरी, बालाघाट मैंने क्यों कर दिया, प्रतिशत के रूप में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उमरिया में है। तो आप जो है उमरिया लगाएंगे इसका सही जवाब। इसकी जगह पर क्या करेंगे, उमरिया जो है इसकी जगह पर करेंगे। तो बहुत ध्यानपूर्वक आपको चीज़ें पढ़नी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। जब मध्य प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन की बात करें, तो मध्य प्रदेश में जो सिंचाई के प्रमुख साधन है, सबसे पहले है वो कुआ और ट्यूबवेल में जो है, कुआ प्लस ट्यूबवेल ये दो हैं, पहले नंबर में आते हैं, दोनों एक साथ में काउंट करते हैं, ट्यूबवेल पहले नंबर में। और मध्य प्रदेश के कुल लगभग 67% क्षेत्रफल पर जो है क्या होती है, इसके माध्यम से कुआ ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई होती है। और जो दूसरा साधन है मध्य प्रदेश में सिंचाई का, दूसरा सबसे बड़ा साधन है वो क्या है, नहरें हैं। और नहरों से लगभग जो है मध्य प्रदेश में 17% है, 17.6% क्षेत्रफल पर क्या होती है, सिंचाई होती है। और जो तीसरा महत्वपूर्ण साधन है, यहाँ पर जो है तालाब जो है मध्य प्रदेश में तीसरा महत्वपूर्ण साधन है। और तालाब में जो है लगभग तालाब से 2.7% क्षेत्रफल पर जो क्या होती है, सिंचाई होती है। तो तीन ये मध्य प्रदेश में क्या है, सिंचाई के बड़े स्रोत हैं। आपसे पूछे कि कुओं से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है मध्य प्रदेश में, तो आप क्या बताएंगे कि मंदसौर में जो है कुआं से सर्वाधिक सिंचाई होती है। और ट्यूबवेल से सर्वाधिक सिंचाई जो है इंदौर में होती है। ये क्या बात कर रहे हो भाई, उज्जैन, ट्यूबवेल से सर्वाधिक सिंचाई जो है इंदौर दूसरे नंबर में आता है। उज्जैन में जो है सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है ट्यूबवेल से, लगभग 85-86% उज्जैन में, और 84% जो है इंदौर में होती है, दूसरा नंबर है। और नहरों से अगर बात की जाए तो सर्वाधिक सिंचाई नहरों से कहाँ पर होती है, तो आप क्या बताएंगे कि दतिया में जो है सर्वाधिक सिंचाई नहरों से होती है। और तालाब से जो है सर्वाधिक सिंचाई आपसे पूछा जाए तो इसमें जो है धार जिले का नाम आता है और बालाघाट का नाम आता है। धार बालाघाट जो है तालाब से सर्वाधिक सिंचाई करने वाले क्षेत्र में आपको डाटा ध्यान रख लेना है। सिंचाई का प्रमुख साधन क्या हो जाएगा, तो कुआं एंड ट्यूबवेल हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी से ही होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क को लेकर के जो है प्रश्न पूछा गया है। तो आप एक बार क्या करेंगे, लौह अयस्क का डाटा जो है ध्यान से देख लेंगे।
तो आप जो है चीज़ें आसानी से प्रश्न का उत्तर बता पाएंगे। क्या यहाँ पर बन जाएगा? चलिए हम इसे इस प्रकार से कर देते हैं। जस्ट चलिए ठीक है, हो जाएगा। तो जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में लोहा के बारे में, तो देखिएगा जब हम मध्य प्रदेश में लौह अयस्क की चर्चा करेंगे, लौह अयस्क की चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश में, तो आपको ध्यान रखना है। जस्ट कलर और लेते हैं अच्छा सा। तो सबसे पहले लौह अयस्क ध्यान रखिए किसमें पाया जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। किस क्रम की? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और धारवाड़ की क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में जो साकोली श्रेणी पाई जाती है, कौन सी श्रेणी? साकोली श्रेणी पाई जाती है, इसमें जो है देखने को मिलता है। और साकोली श्रेणी जो है मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलती है? जबलपुर में जो है देखने को मिलती है। इतनी बातें ये देखिएगा। अब आपसे पूछे कि देखिए मैं डाटा जो भी बता रहा हूँ ये नया डाटा है, पुराने से मैच खाए या ना खाए। तो मध्य प्रदेश में जो है मुख्यतः हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। इस प्रकार का हेमेटाइट प्रकार का जो है लोहा पाया जाता है। और ये क्या होती है? लोहा की सबसे उच्च क्वालिटी होती है, ध्यान रखिएगा। और यह जो लोहा है जबलपुर से निकाला जाता है, और यह जो है किसको? जापान देश को क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। किसको? जापान देश को निर्यात किया जाता है। अगली बात जब हम इसमें ध्यान देते हैं, अगली बात क्या ध्यान रखेंगे लोहा के बारे में, कि मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन जो है कितना होता है? ध्यान रखिएगा उत्पादन की अगर बात करेंगे तो 63 मिलियन टन जो है इसमें क्या हुआ है? उत्पादन हुआ है। क्या हुआ है? 63 मिलियन टन का उत्पादन किया गया है। ये 2023-24 में इतना उत्पादन किया गया है। 2023-24 में जो है 63 मिलियन टन जो है उत्पादन किया गया है। और यह लगभग जो है 36,326 लाख रुपए का लोहा बेचा गया है मात्र मध्य प्रदेश सरकार से। कब? मात्र 2023-24 में इतना बेचा गया है। और जो ये पिछले वर्ष की तुलना में है ना, ध्यान रखिएगा 44% बढ़ा है। एक डाटा जो है बहुत बड़ी बात है कि जो है मध्य प्रदेश का खनिज संसाधन किस प्रकार से जो है बेचा जा रहा है कि 44% जो है एक साल में जो है इतनी प्रगति हो जाती है। यानी कि पहले जो है लगभग 43 मीट्रिक टन जो है एक साल में लोहा उत्पादन होता था, और वर्तमान में कितना कर रहे हैं? 63 मिलियन टन उत्पादन कर रहे हैं। और इसका जो है मूल्य जो है मूल्य जानने की जरूरत नहीं है। और तो अगर इतना हर वर्ष उत्पादन कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में भंडार कितना है? तो भंडार भी देखिएगा, मध्य प्रदेश में जो लोहा का भंडार है वो 326 मिलियन टन है। कितना है? 56 मिलियन टन है। 356 मिलियन टन है। अगर इसी प्रकार से सरकार बेचती रही लोहा को तो क्या हो जाएगा? 300 ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 साल के लिए जो है ये लोहा पूजेगा, और जो है एक दिन लोहा से जो है मध्य प्रदेश का नाम खत्म हो जाएगा। तो जो है एक सीमित संसाधनों का दोहन किया जाना चाहिए। संसाधन प्रबंधन यही जो है सिद्धांत कहता है कि प्रकृति का इस प्रकार से उपभोग करना है कि हमारी जो है अभी की पीढ़ियां भी जो है उससे अपना जीवन निर्वाह कर ले, और आगे आने वाली पीढ़ियां भी निर्वाह करें। तो उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? ध्यान रखिएगा, छठवां स्थान। ध्यान रखिएगा आपको किताबों में पांचवा स्थान मिलेगा, लेकिन वो इंडियन मिनरल बुक का डाटा है जो कि 2020-21 का है। और जो छठवें नंबर का स्थान है यह है भारतीय खान ब्यूरो द्वारा जारी डाटा है, जो कि 22-23 का डाटा है। तो ये ज़्यादा नया डाटा है। 6 नंबर पे जो है आप ध्यान रखेंगे। और फिर यदि ऑप्शन 6 नंबर में नहीं आता है तब उस हिसाब से आप जो है क्या है बात करेंगे। चलिए तो अब जो है हम क्या करते हैं, अब प्रश्न जो है देखते हैं। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। किसी भी स्थिति में तीसरा स्थान नहीं है, छठवें नंबर का स्थान जो है मध्य प्रदेश में है। जबलपुर जिले के उत्तर पूर्वी भाग में हेमेटाइट के जमाव है। बिल्कुल सही बात है ये क्या है आपका सही जवाब है। इसमें क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। जबलपुर में जो है इसके भंडार हैं सकोली श्रेणी के अंतर्गत। और किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? ये हेमेटाइट प्रकार का। यहाँ के जमाव में अभ्रक और सिलिका की मात्रा है। अब ये कहना थोड़ी सा मुश्किल है, तो हम देख चुके हैं कि ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, हमसे गलत कथन पूछ रहा है, और पहला वाला जो है क्या है? गलत है। अगला प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद लौह इसके भंडार में घट गए हैं। बिल्कुल सही बात है, घट गए हैं। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में जो है आपकी एक बैलाडीला बैलाडीला की खदान है लोहे की, और एक जो है डल्ली राजहर्रा की खदान है। तो बैलाडीला और डल्ली राजहर्रा ये जो है लोहा की दो क्या है? बड़ी खानें हैं।
पहले जो मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ हिस्सा हुआ करता था तो ये मध्य प्रदेश की थी, अब ये अलग हो गई तो मध्य प्रदेश में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये भी बात जो है सही है, ये भी सही है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, गलत पूछ रहा है आपसे, पहला कथन गलत है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंचाई परियोजनाओं को उनके युग में से, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर वर्ष जो है एक नदियां और सिंचाई से क्वेश्चन आता है, तो आपको अब देखिएगा, आपको लगभग 20 से सिंचाई परियोजनाएं तो आप याद करते हैं, 20-25 मध्य प्रदेश में याद करते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई 50 याद कर लीजिए ना, और बेफिक्र हो जाइए कि प्रश्न आएगा कहाँ से, जहाँ से दिया ना वो आ जाए, तो आप 50 परियोजनाएं याद कर लीजिएगा, और मैं 50 परियोजनाएं आपके सामने जो है लिखाऊंगा, कुछ आज लिखवा दूंगा, कुछ जो है आगे चल करके लिखवाऊंगा, तो आपको जो है ध्यानपूर्वक देखना है कि कौन सी परियोजना कहाँ पर स्थित है। आपसे पूछे जो है बारना परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो ये बारना परियोजना जो है बारना नदी पर स्थित है, किसमें स्थित है, बारना ही नदी पर, नदी का नाम भी क्या है, बारना ही है, और यह जो है रायसेन जिले में पड़ती है, कहाँ पर पड़ती है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ती है। फिर आपसे पूछे, फिर आपसे पूछिए पहले नंबर की हो जाएगी, ये दूसरे नंबर में आपसे पूछे कोलार परियोजना कहाँ पर है, जो कोलार परियोजना है यह भी आपकी जो है कोलार नदी पर ही स्थित है, और जो है ये सीहोर जिले में पड़ती है, कहाँ पर पड़ती है, सीहोर में है। फिर आपसे पूछे तीसरे नंबर में कि सुक्ता परियोजना कहाँ पर है, सुक्ता, सुक्ता परियोजना पूछे, तो सुक्ता परियोजना की अगर बात करेंगे, यह आपकी जो है सुक्ता नदी पर ही है, ये भी सुक्ता नदी पर है, और ये जो सुक्ता है उसकी सहायक नदी है नर्मदा की, और ये खंडवा जिले में स्थित है, कौन सी परियोजना, सुक्ता परियोजना। चौथे नंबर में पूछिए आपका पुनासा बांध खंडवा में है, यहाँ पर जो है आपका सही जवाब तो निकल आया कि बारना तो सही है, बारना सही है, कोलार भी सही है, पुनासा भी सही है, लेकिन सुक्ता परियोजना खंडवा में स्थित है, यही वाला आपका गलत है। आपसे पूछा कौन सा युग्म जो है गलत है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब अन्य परियोजनाएं देखिएगा, आपसे पूछे बंजारा बांध जो है कहाँ पर स्थित है, तो बंजारा बांध जो है यह है श्योपुर जिले में स्थित है, और सीप नदी पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, सीप नदी पर स्थित है, और ये बंजारा बांध जो है श्योपुर जिला में पड़ता है, तो इसे भी ध्यान रखना है। पाँचवें नंबर में बात करें, आपसे पूछे पगारा बांध जो है कहाँ पर स्थित है, पगारा बांध, और ये पगारा बांध जो है आसन नदी पर स्थित है, और ये कहाँ पर, मुरैना जिले में पड़ता है, मुरैना जिले में पड़ता है। और वैसे भी इसे याद कर सकते हैं, पगार जो है आसानी से नहीं आती है, तो वैसे याद कर सकते हैं, इसमें व्यक्ति जो क्या हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, पगारा बांध हो जाएगा। छठवें नंबर में जब आपसे पूछे कि पहसारी बांध कहाँ पर स्थित है, पहसारी बांध, पहसारी बांध मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ग्वालियर में स्थित है, और मोवर नदी पर स्थित है ये, मोवर नदी पर। तीन बांध जो है ग्वालियर में पूछे जा चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में, ये नहीं आया हुआ है अभी। पहसारी बांध जो है मोवर नदी पर कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। और सातवें नंबर में जो है ध्यान रखिएगा आप, मुड़िया बांध, ये हमने कल भी पढ़ा हुआ था, मुड़िया बांध जो है ये बीना नदी पर स्थित है, और बीना नदी में कहाँ पर, ये सागर में स्थित है। और एक और ध्यान रख लीजिएगा, आठवें नंबर में जो है आपसे पूछे गुलाब सागर परियोजना कहाँ पर है, गुलाब सागर, गुलाब सागर परियोजना कहाँ पर है, तो ये जो है महाना नदी पर है, जो रीवा साइड बहती है, और सीधी जिले में पड़ता है। ये परियोजनाएं आपको क्या कर लेना है, रट लेना है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है, देखिएगा, तो भारत के राष्ट्रपति में जो है कई प्रकार की शक्तियां क्या होती हैं, निहित होती हैं, आप इस बात को समझेंगे, ठीक है। कई प्रकार की शक्तियां पाई जाती हैं भारत के राष्ट्रपति में, और उन्हीं कई प्रकार की शक्तियों में से एक शक्ति है आपकी न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति, न्यायिक शक्तियां। तो न्यायिक शक्तियां भी देखेंगे तो राष्ट्रपति के पास में बहुत सारी न्यायिक शक्तियां हैं, अगर आप देखेंगे इन्हें ध्यान से, तो अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद आप देखेंगे 124 में जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से संबंधित न्यायिक शक्तियां हैं। अनुच्छेद 216 में देखेंगे तो इसमें भी शक्तियां हैं, अभी हम बताते हैं कौन कौन से। अनुच्छेद 217 जो है हाई कोर्ट से संबंधित है ये भी, और अनुच्छेद 222 में जो है न्यायिक शक्ति है। अनुच्छेद 143, तो आपको कम से कम इतनी न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति ये क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्या याद करना है आपको, चलो देखते हैं। आपसे पूछिए राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, तो अब आप क्या बताएंगे, अनुच्छेद 72 के तहत। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो है, नियुक्ति और शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो अनुच्छेद 124 के तहत भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। अनुच्छेद 213 के तहत जो है हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उसमें किसी भी हाई कोर्ट में संख्या कितनी होगी, कितने न्यायाधीश होंगे, यह निर्धारण राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 217 के तहत जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं
उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 222 के तहत जो है हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका स्थानांतरण जो है राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 143 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट से अगर सरकार को कोई जो है कानूनी मामले में सलाह चाहिए तो राष्ट्रपति मांगते हैं। इतने प्रश्न ध्यान रखना किससे संबंधित हैं, क्षमादान से प्रश्न संबंधित है। अब आपको जो भी प्रश्न पूछना है आप पूछते रहिए ना, हमें क्या फर्क पड़ता है। हम जो क्या कर रहे हैं कंप्लीट जो है आपके सामने डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ठीक है। अगर प्रश्न आएगा तो इसी के अंदर आएगा। अब क्षमादान की शक्ति देखिएगा, अगर आपसे पूछे राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किसके तहत प्राप्त है, अनुच्छेद 161 के तहत जो है राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। 72 में किसके लिए क्षमादान की शक्ति है, अब इसके लिए है ये राष्ट्रपति जी के लिए। अब देखिएगा क्षमादान की शक्ति में क्या होता है, कोई व्यक्ति क्या करता है, अपराध करता है यानी कि अपराधी है और वह कहाँ पहुंचा, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद जो है हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट के बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, लेकिन कहीं नहीं बचा। अब ऐसी स्थिति में जो है वो क्या करेगा, अपराधी व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के पास में दया याचिका लगाएगा। क्या लगाएगा, दया याचिका जो है राष्ट्रपति के पास में लगाएगा। मान लीजिएगा उसको फांसी की सजा मिली हुई है तो जान बचाना चाहता है, तो वह जो है दया याचिका लेकर के कहाँ पर पहुंचता है, राष्ट्रपति जी के पास में पहुंचता है। तो राष्ट्रपति जो है अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करते हुए क्या क्या कर सकते हैं इस अपराधी के लिए, ध्यान रखिएगा। क्षमादान की शक्ति के तहत जो राष्ट्रपति होता है वो निम्न कार्य कर सकता है। क्या, उसके पास में जो मैं संविधान की शब्दावली का प्रयोग कर रहा हूँ, 4 शब्द जो है संविधान में उल्लेखित है। जब राष्ट्रपति के पास में दया याचिका आती है क्षमादान के लिए तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति जो है पहली बात क्षमा कर सकता है, संविधान के शब्द में इनका मतलब बता दूंगा। क्षमा कर सकता है, वह जो है लघुकरण कर सकता है। क्या कर सकता है, लघुकरण कर सकता है। वह जो है परिहार कर सकता है। क्या कर सकता है, परिहार कर सकता है। वह जो है विराम कर सकता है। इतनी पावर है राष्ट्रपति के पास में कि जिसको व्यक्ति को जो है फांसी मिली है उसके लिए क्या क्या वो कर सकता है, इतनी चीजें। क्षमा का मतलब क्या होता है, दंड जो दिया गया है उसको पूरी तरीके से क्या कर देना, माफ कर देना। जैसे जैसे फांसी दी गई है तो फांसी को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। लघुकरण का मतलब होता है कि उसके जो है अवधि में कमी कर देना, मतलब किसी को 20 वर्ष की सजा हुई है या जीवन कारावास हुआ है तो उसको 10 वर्ष की सजा में बदल देना, ये कमी कर देना, ये क्या हो जाता है, लघुकरण। परिहार का मतलब क्या होता है, प्रकृति में परिवर्तन कर देना। क्या कर देना, प्रकृति में जो है परिवर्तन कर देना। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को जो है फांसी की सजा मिली हुई है तो उसे जीवन कारावास में बदल देना। विराम का मतलब क्या होता है, स्थगन, और स्थगन का मतलब होता है कुछ समय के लिए उस, जैसे फांसी 5 तारीख को दी गई है तो 5 तारीख के बजाय राष्ट्रपति 10 तारीख के लिए कर दे। ये क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं। क्या ये क्षमादान की शक्तियां स्वविवेक है राष्ट्रपति का, जी नहीं, ध्यान रखना स्वविवेक नहीं है। यह क्या है, मंत्री परिषद के सलाह पर ही किया जाता है। तो ये भी आपको बात जो है क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। मंत्री परिषद की सलाह पर आपसे कोई कहे कि जब कोई व्यक्ति यहाँ पर क्या करता है, दया याचिका लगाता है तो उसके लिए जवाब देने के लिए राष्ट्रपति को कोई समय निर्धारित है, कोई समय नहीं है। राजीव गांधी का केस जो भारत के प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी इसी से संबंधित है। अब समय की थोड़ी सीमा है, बहुत डिटेल में बताऊंगा, उसमें जो है 10 मिनट का समय लगेगा समझाने में। उसमें जो है राजीव गांधी के हत्यारे भी जो है इसी के तहत जो बच चुके थे। तो इसका सही जवाब क्या है, क्षमादान की शक्ति जो अनुच्छेद 72 में है। हमसे प्रश्न पूछा है अनुच्छेद 72 का, हमने जो है पूरी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों का आपके सामने जो विवरण प्रस्तुत कर दिया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न देखिएगा, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्द किसने कहे कि एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। उपरोक्त कथन किसका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। गौर से सुनिएगा, थोड़ा सा चीजें मतलब शांति से जो है दिमाग में इमेजिन करने का प्रयास कीजिएगा कि भारत की जो है आज़ादी हुई है वो समय जो है 1947 का है। क्या है, 1947 का समय है, भारत जो है आज़ाद हुआ है। चारों तरफ आप जानते हैं कि आज़ादी के समय पर कितना नरसंहार हुआ था, दंगा हुआ था, लोग क्या कर रहे थे, पलायन कर रहे थे। तो ऐसे में असंभव था भाई, क्या संभव था कि मौलिक अधिकारों में देखिए समानता जैसी बात की गई थी, जहां मार काट चारों ओर चल रही हो। मौलिक अधिकारों में न्याय की बात की गई थी, जहां किसी व्यक्ति ये कोई कानून सुनता नहीं था वह न्याय की बात की गई थी। इसमें स्वतंत्रता की बात की गई थी कि हर व्यक्ति को जो है अपनी बात रखने का स्वतंत्रता है। क्या स्वतंत्रता है, किसी भी व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता था,
किसी भी व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति करने का जो है अधिकार ही मतलब सिर्फ कानूनी रूप में था, तो इनकी क्या कल्पना की जा सकती है। तो उस समय पर जो है सभी लोग घबरा चुके थे। तो ऐसी स्थिति में जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा, संविधान सभा में क्या करते हैं, भाषण देते हैं। क्या देते हैं, भाषण देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अभी तक प्रश्न नहीं आया है, सीधा सा किताब का नाम पूछा जा सकता है। उनका भाषण जो है ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। उनका भाषण जो है किस नाम से, ट्रस्ट क्राइस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। डेस्टिनी, डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, किताब का नाम पूछा जा सकता है। इस भाषण जो है इनका संकलित किया गया, और इसी भाषण में जवाहरलाल नेहरू जो है मौलिक अधिकारों को जो है वास्तविकता को बताते हुए कहते हैं कि इन्हें अभी के इस नज़र से मत देखो, अगर आपको देखना तो भविष्य की नज़र से देखो। तो कभी ना कभी जो है भारत में सामान्य स्थिति आएगी, जो मौलिक अधिकार लागू होंगे। तो यकीन मानिए, मौलिक अधिकार जो है आप आज आज़ादी के साथ में बोल पा रहे हैं, आप अपनी बात प्रेस में रख पा रहे हैं, मीडिया जो है लड़कर जो है क्या है नेताओं से सवाल पूछ पा रही है। आप जो है क्या कर रहे हैं, स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं, समानता से सभी लोग को आपको जो है सरकारी नौकरी का फॉर्म डालने को मिलता है। तो ये समानता है, ये मौलिक अधिकारों की ही कहीं ना कहीं देन है। तो इन्हें जो है भविष्य के परिणाम के रूप में देखा जाना चाहिए। ऐसा बात जवाहरलाल नेहरू ने कहा। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के एक सदस्य थे, और इन्होंने जो है संविधान सभा की कौन सी बैठक में, तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 13 दिसंबर 1947 को जो क्या करते हैं, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा में प्रस्तुत किया हुआ था। तो ये बात भी ध्यान रखना। आपसे पूछे कि भारत में जो है फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों का जनक किसे कहा जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू को ही क्या कहते हैं, जनक कहा जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू कहते। इतनी बातें ध्यान रखना, बाकी तो है भाई। फंडामेंटल राइट जो है भारतीय संविधान के जो है भाग 3 में दिए गए हैं। आर्टिकल जो है 12 से लगाकर 35 तक दिए गए हैं। हमने इन्हें अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। और भारतीय जो अनुच्छेद 32 है उसे क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे आत्मा कहा गई है संविधान की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। तो राष्ट्रपति संबंधी आर्टिकल जो है आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 52 में जो है प्रावधान किया गया है। आपसे पूछे कि राष्ट्रपति के जो है जितने भी कार्य होते हैं ना, भारत सरकार के जितने भी कार्य हैं वो किसके नाम पर किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। और उनकी कार्यों में सहायता के लिए क्या होती है, एक जो है मंत्रिपरिषद होती है। क्या होती है, मंत्रिपरिषद जो है सहायता के लिए होती है। यह बात कहाँ पर लिखी गई है, अनुच्छेद 53 में लिखी गई है। क्या लिखा हुआ है, देखिए कोड भाषा ही आप याद कर सकते हैं, पूरी भाषा तो नहीं याद कर सकते। आप कीवर्ड पकड़िएगा कि भारत के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, और इस कार्य में सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ऐसी शब्दावली कहाँ, अनुच्छेद 53 में लिखी हुई है। और आपसे पूछे कि राष्ट्रपति की जो है निर्वाचन संबंधी प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में किए गए हैं। क्या आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो होगा, निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप क्या बताएंगे, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल है। और अनुच्छेद जो 55 है उसमें जो है निर्वाचन पद्धति के बारे में बताया गया है कि किस पद्धति से, किस तरीके से जो है राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो अनुच्छेद 55 में जो पद्धति बताई गई है। और अनुच्छेद 56 में जो है राष्ट्रपति को किस तरीके से हटाया जाएगा, तो वो जो है महाभियोग तरीके से हटाया जाता है। ये जो है अनुच्छेद 56 में बताया गया है। अनुच्छेद जो है अगले में बात करें तो पुनः निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की, राष्ट्रपति कोई व्यक्ति दोबारा बन सकता है क्या, तो इसके संदर्भ में बातें जो है पुनर्निर्वाचन की पात्रता, तो ये अनुच्छेद 57 में लिखा हुआ है। और पूछे कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होगी, यह बात जो है आपकी 58 में बताई गई है। अनुच्छेद 59 में जो है उनसे संबंधित सेवा शर्तों की बात की गई है। अनुच्छेद 59 में सेवा शर्तें हैं। और अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया की बात की गई है। किसकी बात की गई है, महाभियोग प्रक्रिया की बात की गई है। तो इतनी बातें आपको राष्ट्रपति के संबंध में मैंने सभी आर्टिकल बता दिए। और आप ध्यान दे सकते हैं 72 में क्षमादान की शक्ति है, और 143 में जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं। बाकी और भी बहुत सारी हैं। 143, 123 में जो है अध्यादेश है। 161 में जो है राष्ट्रपति की और भी संरक्षण दिया गया है। और आपातकालीन शक्तियां हैं, वित्तीय शक्ति, बहुत सी है। तो इतने समान आर्टिकल है, बाकी हम जो है हर टॉपिक के बाद में जो है चर्चा करेंगे। अब क्या पूछा है प्रश्न, हमसे पूछा कि महाभियोग से संबंधित प्रावधान कहाँ पर है।
तो कोई पूछे महाभियोग क्या है, जब राष्ट्रपति को हटाने की बात आई ना कि राष्ट्रपति को हटाया किस प्रकार से जाएगा, राष्ट्रपति को हटाया किस प्रकार से जाएगा, तो राष्ट्रपति को केवल पहली बात ये ध्यान रखिएगा, संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है। किसके आधार पर? संविधान के उल्लंघन पर। राष्ट्रपति पर कोई भी आप आरोप नहीं लगा सकते, वो किसी को मर्डर भी क्यों ना कर दे तब भी जो है किसी न्यायालय में खड़ा नहीं किया जा सकता उनको, केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाए जाने की कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और इस कानूनी प्रक्रिया का नाम है, कैसे हटाया जाएगा राष्ट्रपति को, तो महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। कैसे? महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा, ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 56 में। अब महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रकार से महाभियोग प्रक्रिया होगी, ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 61 में। और महाभियोग की प्रक्रिया में क्या किया जाता है, संसद में जो क्या करते हैं, प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, प्रस्ताव जो है संसद में लाया जाता है, किसी भी सदन में ला सकते हैं आप, चाहे तो राज्यसभा में भी ला सकते हैं और लोकसभा में ला सकते हैं। अगर 2/3 बहुमत से जो है संसद का सदन प्रस्ताव पारित कर देता है, राष्ट्रपति का पद जो है खाली मान लिया जाता है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। आपका सही जवाब क्या होगा, अनुच्छेद 61 जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कोई भी दिक्कत तो कहीं भी कोई तो प्रश्न बचे तो आप जरूर बताइएगा। मेरी सलाह है, यदि एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं तो जरूर जुड़िएगा। आपको इसका परिणाम जो है रिजल्ट के दिन पता चलेगा, पेपर के दिन पता चलेगा। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि जब तक जो है जितने लोगों तक पहुंचेगी क्लास जो है उतना ही अपने को क्या मिलेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इसका लाभ ले पाएँ। नहीं पता होता उन्हें जो है किस तरीके से पढ़ना होता है, ये चीज़ें जो है सीखने में एक वक्त लग जाता है। जब हमने भी शुरुआत की हुई थी तो ये चीज़ें यकीन मानिएगा मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। मैं लगभग 3 से 4 लाख रुपए के जो है कोर्स ले चुका हूँ। जितनी भी बड़ी-बड़ी अकेडमी है, चाहे वो दृष्टि आईएएस हो, चाहे वो होटल अकेडमी हो, चाहे उत्कर्ष अकेडमी हो, चाहे हिंद अकेडमी हो, शर्मा अकेडमी हो या फिर आई मैग्नस हो, ऐसी लगभग मैं 6 से 7 अकेडमी से जो है कोर्स परचेज़ कर चुका हूँ। लेकिन एक क्वालिटीफुल चीज़ें जो है कुछ समय तक ही मिलती हैं। शुरुआत में जो है बातें की जाती हैं बहुत सारी और बाद में जो है वही जो है कंटेंट जो है पूरा करने की शर्त लग जाती है। वो अपने अगले जो है बैच के लिए प्लान करते रहते हैं। तो बिज़नेस के सिद्धांत पर काम करती हैं। मुझे जो है अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने उन सब का जो है सारांश समझा कि मतलब क्या है भाई, कठिन पढ़ाई करना ही, मेहनत करना ही जो है वास्तविकता होगी। तो हम जो है वास्तविकता को जान चुके हैं, तो आप लोग जो है इसका फ्री में जो है फ़ायदा लीजिएगा। 84 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? तो बताइएगा, किसी देश में अगर उद्योगों का विकास होगा, अगर आपके आस-पास भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा उद्योग लगेंगे और विदेशी व्यापार यानी कि हमारा व्यापार में क्या होगी, वृद्धि होगी, हमारी दुकान ज़्यादा चलेगी, तो उसका क्या लाभ नहीं होगा हमें? क्या पूछता है, क्या लाभ है? तो इससे क्या रोज़गार नहीं मिलेगा भाई? जब रोज़गार मतलब उद्योग बढ़ेंगे तो हमें लोगों की भी तो आवश्यकता होगी ना, तो इससे रोज़गार में क्या होगी, वृद्धि होगी। जब रोज़गार में वृद्धि होगी तो कई लोगों को क्या मिलेगी, नौकरी मिलेगी। कई लोगों की नौकरी मिलेगी तो भाई उनका जो जनजीवन है, यानी कि जैसे स्वास्थ्य जैसी स्थिति है और विकास जैसा स्थिति है, अच्छे उनके घर बनेंगे, अच्छी उनकी क्या होगी, स्वास्थ्य सेवाएँ होंगी, अच्छा जो है शिक्षा दे पाएँगे वो बच्चों को, ये चीज़ें सब लाभ मिलेगा। रोज़गार से क्या होगा, इतनी चीज़ें हो जाती हैं, जब इतना सब मिलता है तो फिर क्या होता है, विकास होता है। क्या कहता है, कौन-सा लाभ है? बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा। ये लाभ थोड़ी ना है भाई, जैसे 2-4 दुकानें खुल जाएँ तो क्या होगा? प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, यानी कि सामान की गुणवत्ता मिलेगी, लेकिन प्रतिस्पर्धा कोई लाभ नहीं होता है, तो ये गलत है। माल की उपलब्धता में कमी, जब उद्योग लगेंगे तो माल की उपलब्धता में कमी तो हो ही नहीं सकती, तो ये भी क्या है, गलत है। आर्थिक विकास में कमी, विकास भाई क्यों कम होगा, बढ़ेगा, तो ये भी गलत है। उच्च बेरोज़गारी दर, हाँ, क्या कहना चाहता है भाई प्रश्न, कौन-सा लाभ है? माल की उपलब्धता में कमी, कोई लाभ नहीं है। आर्थिक विकास में कमी, ये भी जो है कोई लाभ नहीं है। उच्च बेरोज़गारी दर, तो उच्च बेरोज़गारी दर, बेरोज़गारी क्यों होगी भाई? बेरोज़गारी नहीं बढ़ेगी, अगर रोज़गार मिलेगा तो बेरोज़गारी तो बढ़ ही नहीं सकती, ये भी नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ती है जब 2 या 2 से, जैसे आप क्या करते हैं, उदाहरण के देकर के बता रहा हूँ। आप जो है शिक्षा ही मैं जो मान लेता हूँ कि एक उद्योग है, ये भी जो है सर्विस सेक्टर का उद्योग है, धंधा है। अब आपके क्षेत्र में अगर एक कोचिंग होगी, क्या होगी? एक कोचिंग होगी, तो चाहे कैसा भी पढ़ाई आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाती है, गुणवत्ता में कमी हो जाती है। लेकिन 2-3 जब 4 संस्थान हो जाएँगे,
तो आपको जो है क्वालिटी बहुत अच्छी मिलने लगेगी, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, वो कोशिश करेंगे कि हमारा जो है ज़्यादा लाभ मिले, तो वो अपनी क्वालिटी बढ़ाएँगे। प्रतिस्पर्धा से जो है लाभ हो सकता है, यही वाला जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है, किस वर्ष जो है रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? स्टार प्रश्न करिएगा, डबल स्टार करिएगा, ट्रिपल स्टार करिएगा, जितनी व्याख्या बताऊँगा, अच्छी जो है व्याख्या है। जब राष्ट्रीयकरण की भारत में बात आई, तो इतनी 4 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना है। आपसे पूछे कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आपसे पूछे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आपसे पूछे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और आपसे पूछे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 4 बातें हमेशा करना है, याद रखना है। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो चारों की चारों चीज़ें जिसे रिवाइंड करना है। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये किया गया था 1 जनवरी 1949 को जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये पहले पाकिस्तान, म्यांमार और भारत तीनों के लिए काम करता था। 1 जनवरी 1949 के बाद जो इसे राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, केवल भारत का हो गया। एसबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये 1 जुलाई 1 जुलाई 1955 को किया गया था, और इसके पहले जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम, थोड़ा और समझेंगे। 1900 पहले जो है अंग्रेजों के ज़माने पर 3 बैंक हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? 3 बैंक होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंशियल बैंक कहा जाता था। क्या कहते थे? प्रेसिडेंशियल बैंक कहा जाता था। एक जो है बैंक ऑफ कलकत्ता होता था, एक जो है बैंक ऑफ मुंबई होता था, यानी कि बैंक ऑफ बम्बई होता था, और एक जो है बैंक ऑफ चेन्नई हुआ करता था। वर्ष 1921 में इन तीनों बैंकों का क्या किया गया? विलय किया गया, और इन्हें जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1955 को जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 19 जुलाई 1969 को प्रधानमंत्री 1969 है यहाँ पर 1969 को प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी द्वारा जो है किया गया था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है अप्रैल 1980 में किया गया था। तो ये चारों बातें जो है आपको ध्यान रखना है। रिजर्व बैंक आपसे पूछ रहा है तो आप सही क्या बताएंगे? 1949 जो है रिजर्व बैंक का बता। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है? तो ये भी हमने प्रश्न जो है पिछली ही तो पढ़ा था, कि जब राष्ट्रपति की हम क्या करते हैं, न्यायिक शक्तियों की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 1 क्या है? 24 है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में कौन कौन से हमने पढ़े हुए थे? अनुच्छेद 124 पढ़ा था, अनुच्छेद जो है हमने 216 पढ़ा था, अनुच्छेद 217 पढ़ा था, अनुच्छेद 222 पढ़ा था, अनुच्छेद जो है 72 पढ़ा था, अनुच्छेद 143 पढ़ा था। इतने जो है पढ़े हुए थे। तो आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है किसके बारे में? स्थानांतरण के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, नियुक्ति प्लस जो है शपथ के बारे में बताया गया है। 216 में जो है हाई कोर्ट में जो है कितनी संख्या में न्यायाधीश होंगे ये बताया गया हाई कोर्ट में। 217 में जो है हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद जो 72 है इसमें क्षमादान के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 143 में जो है सरकार के लिए सलाह मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से। 222 में जो है हाई कोर्ट में क्या हो सकता है, जो न्यायाधीश है जितने भी, उन्हें दूसरी जगह क्या किया जा सकता है? स्थानांतरण कर सकता है। ये कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। 222 में बात लिखा हुआ है, तो आपका जवाब निकल आया। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात, 237 रिव्यू ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। निर्णयों की समीक्षा की बात की गई है। जैसे कोई जो है सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जो है क्या करता है, निर्णय कर देता है, उसमें गलती नजर आती है तो उस निर्णय को दोबारा बदल सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? ये हम चर्चा कर चुके हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, और ये जो है संविधान सभा की तीसरी बैठक में प्रस्तुत किया गया था। तीसरी बैठक में प्रस्तुत किया गया था। और जब इन्होंने जो है क्या किया, प्रस्तुत किया, तो मुख्य रूप से जो एम आर जयकर साहब थे, एम आर, थोड़ी सी मैं प्रश्न पर और यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक व्यक्ति का भाई एक दिन सवाल था कि डॉक्टर भीमराव को संविधान का जनक क्यों कहते हैं, तो वास्तविकता बता दूंगा संविधान सभा की अभी जो है यहाँ पे पढ़िएगा यहाँ पर थोड़ा सा। तो एम आर जयकर जो साहब थे, एम आर जयकर जयकर एम आर जयकर, और प्लस जो है भीमराव जी थे, भीमराव जी थे,
इन दोनों लोगों ने जो क्या किया, इस बात को जो है मना कर दिया कि अभी जो है इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए उद्देश्य प्रस्ताव को। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय तक जो है संविधान सभा में मुस्लिम लीग का एक फैसला नहीं हुआ था, देशी रियासतों का फैसला नहीं हुआ था, इसलिए मना कर दिया इन्होंने। बाद में जो है इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जो है 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है संविधान सभा को द्वारा। और यही जो है संविधान का जो है आधार बना हुआ था। जो वर्तमान में प्रस्तावना है वो पूरी की पूरी जो है प्रस्तावना उद्देशिका का ही रूप है, इसलिए प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, उद्देशिका कहा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये एमपीपीएससी मेंस में जो है 5 नंबर में आ चुका है। तो इसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय और ये समता जैसे प्रावधान, बंधुत्व जैसे प्रावधान थे, जो कि अभी प्रस्तावना है वही जो है उद्देश्य प्रस्ताव। चलिए थोड़ा सा मैं एक नई स्लाइड लेता हूँ और आपके सामने जो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है मैं समझा रहा हूँ। अब मुझे ये मत कहिएगा कि भाई बीच में क्या बता रहा है, जरूरी है बताना, जो है आपको पता भी होना चाहिए, ब्लैंक पेज एक कहीं ना कहीं मुझे मिल जाए। ये है, चलिए थोड़ा सा समझेंगे, समझ में आ जाएंगी चीज़ें, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो ये है आपकी क्या, इधर देखेंगे तो ये आपकी क्या है, संविधान सभा है। ये क्या है आपकी जो है, ये संविधान सभा है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, लिख दिया संविधान सभा। और इस संविधान सभा की जो है प्रतिदिन क्या होती थी, बैठक होती थी, प्रतिदिन जो है मीटिंग लगती थी। और इसमें जो है टोटल 389 जो है संविधान सभा में सदस्य थे। 389 में जो है संविधान सभा में बहुत ज़्यादा, इसमें जो है कई सारी समितियां बनाई गई थी, लगभग मुझे लगता है 30 से ज़्यादा, कुल 29 समितियां थी। उन समितियों में जो है एक व्यक्ति है जिसका नाम है वी एन राव साहब। एक समिति है जिसका नाम है प्रारूप समिति। क्या नाम है? प्रारूप समिति। हालांकि याद रखिएगा, प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और इसमें कुल जो है 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष जो थे बाबा साहब भीमराव जी, जो है इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। भीमराव जी जो है अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इतनी ये संविधान सभा के प्रारूप समिति की जो है, आपको अगर भाई क्लास देख रहे हैं तो अपने प्रश्न का जो है मतलब निकाल लीजिएगा। अब एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बी एन राव साहब। बी एन राव, ध्यान रखिएगा, बी एन राव जो है ये संविधान सभा के क्या, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान के लिए बहुत बड़ा कार्य किया हुआ था, लेकिन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, याद रखिएगा। बी एन राव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी जो ये क्या रहे हैं, सदस्य रहे हैं। बी एन राव जो थे, और जो अध्यक्ष आप जानते हैं कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी जो है अध्यक्ष थे। संविधान सभा के सलाहकार भी जो बी एन राव ही थे, क्योंकि बहुत बड़े एक्सपर्ट थे ये कानून के, और विदेशों में रह करके जो है लंबी पढ़ाई की हुई थी। इन्हें जो है कानून के मामले में, और कई देशों के संविधान का प्रारूप, चाहे वो बांग्लादेश के लिए हो चाहे म्यांमार के लिए हो, इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है मुख्य न्यायाधीश रहे हैं बी एन राव, तो इनका एक बहुत बड़ा अनुभव था कानून के मामले में। तो ये व्यक्ति जो है भारत के संविधान निर्माण में जो है पूरी तरीके से कटिबद्ध थे। अब इनमें जो 389 सदस्य हैं, 93 देशी रियासतों के सदस्य थे, तो मान लीजिए इनकी इतनी योग्यता नहीं थी। हालांकि हर राजा महाराजा के पास में जो है लंदन से पढ़े हुए लोग जो है सचिव के रूप में होते थे। और बहुत सारे सदस्य जो है, लगभग कितने, 293 के समथिंग जो सदस्य हैं ब्रिटिश भारत से रहते हैं। इनमें बहुत बड़े बड़े लोग जो है, अधिकांश लोग वकील थे, तो इसलिए टिप्पणी के रूप में वकीलों का स्वर्ग भी कह दिया जाता था। मान लीजिए यहाँ पर जो है ऐसी रोज मीटिंग लगती थी, बैठक होती थी, यहाँ पर जो है सदस्य ऐसे बैठे रहते थे और अपनी अपनी पर चर्चा करते थे। ठीक है, तो ये काम होता था। अब बी एन राव साहब क्या करते थे कि जो है विदेशों से जो है प्रावधान लेकर के आते थे। क्या करते थे? विदेशों से जो है संविधान के प्रावधान लेकर के आते थे। और इन्हें जो है क्या करते थे कि ये पहली बार इन्होंने ही संविधान का प्रारूप बनाया था, जिनमें जो है 243 आर्टिकल थे कुल। और जो है ये संविधान बना करके प्रस्तुत करते थे। इनका बनाया हुआ संविधान जो है प्रारूप समिति के पास जाता था, और प्रारूप समिति क्या करती थी, चेक करती थी, और अंतिम रूप से जो क्या करती थी, उसे मान्यता देती थी। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं, मौलिक अधिकारों का प्रावधान, तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान बी एन राव साहब कहाँ से लेकर के आए,
अमेरिका से जो है लेकर के आए और यह प्रावधान जो है इन्होंने अपने प्रारूप में शामिल किया। फिर यह प्रावधान जो है कहाँ पर गया, प्रारूप समिति के पास गया, प्रारूप समिति ने पढ़ा और अंतिम रूप से चेक किया और अंततः जो है यह संविधान सभा में अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किया। यह जो प्रारूप किसके पास में पहुंचा, अध्यक्ष के सामने। अध्यक्ष साहब ने एक एक किताब जो है उस प्रारूप की किताब सभी सदस्यों में क्या कर दी, बांट दी। सभी सदस्यों ने उस किताब को पढ़ा। जिस प्रकार से वर्तमान में संसद में बहस होती है वैसे ही एक एक आर्टिकल पर बहस हुई थी और जब बात आई तो सभी लोगों ने क्या दिया, वोट दिया कि क्या मौलिक अधिकार होना चाहिए, नहीं हुआ। तो जिसका जो है बहुमत हुआ तो फिर क्या हुआ, उसको पारित कर दिया गया और वो संविधान का हिस्सा बन गया। अब जब संविधान बनकर के तैयार हो गया, 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए। सभी लोगों ने, किसी ने जो है नंदलाल बोस थे, किसी ने डिजाइन तैयार की, से अलग अलग कार्य सभी लोगों ने किए। तो बी एन राव साहब, भीमराव जी खुद कहते हैं बी एन राव साहब को कि इनका जो है एक बहुत बड़ा योगदान है संविधान के निर्माण में। हालांकि बी एन राव जो है इस बात को कहते हैं कि आपका जो है इसमें एक बड़ा योगदान है, तो ऐसा कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दक्ष पायलट की संज्ञा दी। ऐसे शब्दों से जो उन्हें सम्मान किया गया, तो उनका जो है योगदान को माना जाता है कि एक बड़ा योगदान था, उसी के कारण कह दिया जाता है। हालांकि इसमें पूरी तरीके से आलोचना की जा सकती है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो आलोचना भी हो सकती है, अगर आलोचना करने की बात आएगी तो जो है हम आलोचना कर देंगे, कमियां निकाल देंगे कि जनक नहीं है, ये भी सिद्ध कर सकते हैं। तो खैर ये जरूरत नहीं है, मैंने क्या बताया, पूरी प्रक्रिया बताई, इस प्रकार संविधान बनता था। तो आप पहचान जाइएगा कि संविधान किसने बनाया हुआ है, कैसे बनता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है, कहीं ज्यादा चर्चा तो नहीं हो रही है, काफी लंबी चर्चा हो रही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान का 91वां संविधान संशोधन प्रदान करता है। देखिएगा, 91वां संविधान संशोधन है तो ये मंत्री परिषद को सीमित करता है, मंत्री परिषद को सीमित करता है। पहले क्या होता था, हर कोई कहता था लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कि मुझे भी मंत्री बनना है, लेकिन सभी सदस्य तो मंत्री नहीं बन सकते। तो ये 91वां संविधान संशोधन जो कि कब किया गया था, वर्ष 2003 में हुआ था। और इसमें क्या कहा गया था कि जो निम्न सदन होता है, क्या होता है, जो विधायिका का क्या होता है, निम्न सदन होता है, उस निम्न सदन का 15% लोग ही, सदस्य ही क्या कर सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। कितने मंत्री बन सकते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 15% ही बन सकते हैं। और वो भी दिल्ली में जब बात आएगी, दिल्ली में तो कितने, 12% जो है दिल्ली में बन सकते हैं। तो ये बात कही गई थी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, मंत्री परिषद की संख्या को सीमित करती है, यही सही जवाब हो जाएगा। 26 तक लोकसभा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और जब पूछे ना आपसे कि संविधान संशोधन का प्रावधान किसमें है, तो आर्टिकल 368 में जो है संविधान संशोधन की बात की गई है। अभी तक भारतीय संविधान में 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, 106 या 7 है, अभी लिख नहीं रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की थी। तो द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना 1909 के अधिनियम ने की हुई थी। क्या थी ये द्वैत शासन प्रणाली, तो आप देखिएगा कि जो केंद्र सरकार होती थी वो क्या करेगी, कुछ जो है प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान करने के लिए जो है द्वैत शासन प्रणाली लागू करती है। और केंद्रों के अधीन क्या होते थे, प्रांत होते थे। और प्रांतों में जो शासन करने के विषय थे उन्हें दो भागों में बांट दिया गया था। एक तो क्या था, एक आरक्षित विषय था, कैसा विषय, एक आरक्षित। और एक जो विषय था, एक आरक्षित विषय था और एक कैसा था, हस्तांतरणीय विषय था, हस्तांतरणीय विषय था। आरक्षित विषय में जो पैसा रुपया वाले महत्वपूर्ण विषय थे उसको जो है गवर्नर जनरल पर का अधिकार था आरक्षित विषय पर। और जो सामान्य मेला, खेती किसानी, कृषि, सिंचाई, खेल कूद ये वाले विषय थे तो ये जो है प्रांतों के विधायकों को दे दिए गए थे। तो यही क्या था, आपका द्वैध शासन था। और ये व्यवस्था जो है आपका 1919 के अधिनियम से लागू की गई थी। आपसे पूछे कि जो लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना जो है इस अधिनियम से थी, इसी से थी। और ली आयोग, अच्छा क्वेश्चन है, ली आयोग की सिफारिश पर जो है ये बात लाई गई थी। 1945 में 35 के अधिनियम में एफपीएससी यानी कि जिसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, उस समय पर इसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता था, स्थापना की गई। और 1919 का अधिनियम है जो है, तो ध्यान रखिएगा आरक्षण की शुरुआत जो है यहीं से होती है। 5% सीटें जो है मुस्लिम समाज, मुस्लिम लीग के लिए आरक्षित की गई। चलिए अगला प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा अकेली ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरीके से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। तो बात ये दरअसल
संविधान सभा में महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य तो नहीं थे, लेकिन ये बात उन्हीं की है। देखिएगा, जब संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मांग की बात आती है, ये कब कब मांग की गई थी, तो आप समझिएगा कुछ चीजें। पहली चीज जो ये थी कि 1895 में जो है सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है मांग की जाती है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और फिर इनके बाद में जो है 1922 में महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट उनकी पत्रिका में आता है, भारतीय संविधान सभा पूर्णतः भारतीयों से ही निर्मित होगी। और ये उसी टाइम का ये भी स्टेटमेंट है उनका 1922 का ही। तो गांधी ने मांग की हुई थी 1922 में। इसके बाद 1934 में जो है एम एन राय द्वारा जो है प्रथम बार औपचारिक मांग की जाती है। और फिर इसके बाद 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आता है, तो अंग्रेजों ने पहली बार यहाँ पर क्या किया कि स्वीकार किया कि भारत में कोई संविधान सभा होगी, लेकिन ये नहीं स्वीकार किया कि पूरी तरीके से भारतीयों द्वारा निर्मित होगी। आगे चल करके 1942 के क्रिप्स मिशन में जो है पूरी तरीके से क्या किया, पूरी तरीके से स्वीकार किया कि भारतीयों द्वारा निर्मित जो है संविधान सभा होगी। और फिर 1946 में जो है भारत में क्या आया, कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट। और इसी मिशन के तहत जो संविधान सभा का गठन किया गया। ये बातें ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश के किस विभाग, संस्कृति विभाग और किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिएगा, जो निर्मल वर्मा पुरस्कार है, तो ये हिंदी भाषा के विकास के लिए दिया जाता है। अगर आप विदेशों में रहते हैं, विदेशों में यानी कि प्रवासी भारतीय हैं, जब किसी देश में रहेंगे आप, तो आपको प्रवासी भारतीय कहा जाएगा। प्रवासी भारतीय के रूप में अगर हिंदी का क्या करते हैं, विदेशों में प्रचार प्रसार करते हैं, तो मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा निर्मल वर्मा पुरस्कार दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में? हिंदी के विकास में दिया जाता है। और यह पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2015 में जो है स्थापित किया गया था। और अगर यह पुरस्कार आपको मिलता है तो फिर 5 लाख रुपए की जो है आपको राशि प्रदान की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूर सिंह बारहसिंगा नामक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो उपरोक्त बात जो है ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की है, और ये 2021 में जो है शुभंकर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने जारी किया हुआ था। और अपना इस प्रकार का शुभंकर जारी करने वाला कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। देखिएगा, जब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की जो है 1933 में स्थापना की जाती है, क्या की जाती है? 1933 में इसकी अभ्यारण्य के रूप में जो है क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। और आगे चल कर के 1955 में जो है इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाता है। और फिर और आगे चल कर के 1974 में जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया जाता है। ठीक है, यह जो है मुख्य रूप से मंडला में स्थित है, हालांकि कुछ हिस्सा इसका बालाघाट में ही पड़ता है। तो मंडला में जो है ज़्यादातर हिस्सा पड़ता है। इसमें अगर पूछे कौन कौन सी नदियाँ गुजरती हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से, तो एक जो है यहाँ पर सुपर्ण नदी जाती है, सुपर्ण। और एक हालोन बोलते हैं इसी को, और एक बंजर। तो बंजर, हालोन, हालो, हालो, बंजर, सुपर्ण, ये जो है यहाँ से नदियाँ गुजरती हैं। और इसमें शुभंकर भी अपना जारी किया हुआ था, और शुभंकर का नाम है भूर सिंह बारह सिंगा। और यहाँ पर जो है एक विशेष प्रकार का जीव जो ब्रेडरी प्रजाति का बारह सिंगा है, ये मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, यहीं पर पाया जाता है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की अगर कुछ और महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे, तो उसमें आपको जो है ध्यान रखना, नदियाँ भी हो जाएंगी। यह जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का। 940 वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, इतनी बातें जो है आप ध्यान रखें। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? प्रश्न पूछा गया है, ढोकरा कला को लेकर के पूछा गया है। और ये ढोकरा कला जो है जनजातियों में प्रचलित है। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर जो है द्रवीय मोम विधि मैंने कई बार जो है बताई हुई है। कौन सी विधि? द्रवीय मोम विधि। तो ये वही विधि है कि मतलब धातुओं में मूर्तियां बनाने की एक क्या है, ये कला है। मूर्तियां बनाने की जो है एक तकनीकी है, वो क्या है? ढोकरा कला है। देखिएगा कैसे बनाया जाता है कि इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले जो है ये क्या करते हैं, जैसे मुझसे चित्र इतना अच्छा तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो ये क्या है,
एक मैं किसी देवता की मूर्ति जो है बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ? किसी देवता की जो है मूर्ति बनाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने इसकी आंखें बना दी। अब चित्र पर जो है हंसिएगा मत। क्या बन गया यार, पता नहीं। चलो ठीक है, कैसा भी हो। ये क्या हो गए? इसके हाथ हो गए। ये जो है इसके क्या हो गए? हाथ हो गए। और ये जो है मान लीजिएगा ये पैर हो गए इसके। अब ऐसा तो पता नहीं। चलिए ठीक है, खैर। अब इसमें क्या किया जाता था? ये मूर्ति किसकी बनी हुई है? ये मूर्ति जो होती थी मिट्टी से होती थी। क्या होती थी? मिट्टी से बनाई जाती थी। अब इसकी मुंडी में यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा? एक छिद्र कर दिया जाएगा मिट्टी से। अब ये जब मिट्टी सुखा जाएगी तो इसको आग में पका देंगे। और पकाने के बाद में जो है इसमें जो है तांबा जो भी धातु होती थी उसे, तांबा जैसे मान लेते हैं, पिघला करके तांबा को इसके इस छिद्र से जो है क्या कर दिया जाएगा? डाल दिया जाएगा। और ये जो है खोखला बनाया जाता था, पूरा भर जाएगा उसे। क्या हो जाएगा? पूरा जो है ये भर जाएगा। अब भरने के बाद में जो है इसकी जैसी संरचना क्या है? बन जाएगी। जब पूरा भर जाएगा ना भाई, तो इसकी जैसे हाथ बन जाएंगे, पैर बन जाएगा, पूरा शरीर बन जाएगा। अब जो है यही तकनीकी होती थी, इसी क्या कहा जाता था? धातु शिल्प कहते थे। तो ये जो है वर्तमान में अगर बात करें तो बैतूल जिला में देखने को मिलती है। अलौह धातु शिल्प है, यानी कि तांबा से जो है मूर्तियां बनाने की क्रिया है। क्योंकि तांबा जो है लौह धातु में नहीं आती है, अलौह धातु है तांबा। हालांकि धातु है, मैंने उस दिन पढ़ाया हुआ था, खनिज में बताया था कि जो है धातु खनिज होते हैं, लौह खनिज अलौह खनिज होते हैं। तांबा उसमें आ रहा था अलौह में। और जो भरेवा आदिवासी समुदाय है, बैतूल जिले का भरेवा आदिवासी समुदाय, उसमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो क्या प्रश्न पूछता है कि कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत है? बैतूल के भरवा आदिवासी समुदाय में प्रचलित है, ये बात सही है। यह एक अलाप धातु ढलाई कला है, ठीक है, ऐसी सही है। यह विवाह समारोह से जुड़ी सजावटी कपड़ा कला है। ये कपड़ा की कला नहीं है, ना ही विवाह से जुड़ी हुई है। मूर्ति पूजा के सभी कथन सही है। तो आपका क्या पूछ रहा है? कौन सही नहीं है? तो सी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर जो है अशोक के मुस्की दो रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन किया गया है? तो ये सांची में किया गया है। मुझे खुद नहीं पता था भाई। मैं आज जो है चित्र को गौर से देखा, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष किसका है? ये बिहार में स्थित है, जहाँ गौतम बुद्ध जी को क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। और अशोक ने जो है देश जब से धम्म नीति अपनाई थी, तो बौद्ध धर्म के जो 8 महास्थान थे, उस 8 महास्थानों की क्या की हुई थी? यात्रा की थी। और जो है यात्रा, पहले वो लुम्बिनी में जाते हैं, फिर जो है बोधि वृक्ष की यात्रा करने के लिए जाते हैं। तो वो अपनी जो है 2 रानियों के साथ में जा रहे हैं यात्रा पर, ऐसा अंकन जो है इस तोरण द्वार पर मिला लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे, दिख नहीं रहा होगा, जूम करके देखिएगा, पीडीएफ में देखिएगा। यहाँ बहुत सारी जो है आपकी क्या है मूर्तियाँ अंकित हुई हैं। यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और इन्हीं मूर्तियों में जो है दिखाया गया है कि अशोक अपनी 2 रानियों के साथ में जो है बोधि वृक्ष की यात्रा पर जाता है। तो सांची में है। भरूच स्तूप कहाँ पर पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश के जो सतना में पड़ता है। और सतधारा स्तूप भी, ये सतधारा। चलिए, अब देखिए सांची की जो प्रश्न आया हुआ है, तो यहाँ से कुछ जुड़ी हुई बातें हैं, इनको ध्यान रख लीजिएगा। सांची जो है मध्य प्रदेश से कहाँ पर स्थित है? ये रायसेन में स्थित है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। और ये जो ऊपर वाली संरचना है, ये आगे जो ये लगा हुआ है, ये इसी को क्या कहते हैं? तोरण द्वार कहते हैं। और इसका जो है तोरण द्वार जो है शुंगों के काल में पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो है बनवाया गया था, पुष्यमित्र शुंग द्वारा। और ये जो है इसे छत्रक कहते हैं। गोलाकार कटोरी की अनुरूप संरचना होती है, और जो ये घूमने के लिए चारों पर परिक्रमा के लिए दिया गया है, इसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। और इसकी अगर पूछी जाए खोज किसने की हुई थी, तो खोज जो है 1818 में की गई थी। और जनरल टेलर महोदय द्वारा जो है सांची की खोज की गई थी। इसका नाम जो है एक बार पूछा गया है, काकनाद बोध। काकनाद, काकड़ाम भी लिखा रहता है, काकड़ाम, काकड़ाम, या काकनाद बोट भी जो है, काकनाद बोट भी है, या काकनाद बोट भी इसी का जो है नाम है, काकनाद बोट। तो आप ध्यान रखिएगा। सांची को जो है 1989 में जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी इसे क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ये बातें ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ शेरावत सादत खान गोपाल वंश का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो ये जो है इंदौर से संबंधित है। कैसे? जो शहादत खान थे ना, ये शहादत खान थे, ये कौन थे? होलकर सेना के क्या थे? ये सेनापति थे। होलकर सेना के कौन थे? ये
होलकर सेनापति थे। और जैसे ही जून में 3 जून 1857 को क्या होती है, मध्य प्रदेश में विद्रोह होता है। कहाँ पर हुआ सबसे पहले? नीमच में हुआ था। तो जून के बाद जो है दूसरे नंबर पर आपको जो है मुरार छावनी में देखने को मिलता है। ये मुरार छावनी जो ग्वालियर में पड़ती है। और फिर जो है शिवपुरी विद्रोह होता है। 3 जो है प्रथम स्थान है। अब इसके बाद में जो है 1 जुलाई के दिन, कब? 1 जुलाई के दिन जो है क्या होता है, 1 जुलाई 1857 को जो होलकर सेना के सेनापति रहते हैं मल्हार राव होलकर, और उनके जो अन्य छोटे सेनापति थे भागीरथ सिलावट और गोपाल वंश, ये वंश गोपाल, तो ये तीनों लोग क्या कर जाते हैं, विद्रोह की शुरुआत कर देते हैं। और ये क्या कर देते हैं, जो अंग्रेजों की कोठी थी, इंदौर कोठी थी, इंदौर कोठी पर क्या कर देते हैं, पहली तोप दागते हैं इंदौर कोठी। और उस तोप का नाम जो था, ध्यान रखिएगा, कभी पूछ ले शायद, काफ़ी चर्चा में रहती है, फतेह मंसूर जो है उस तोप का नाम था। फतेह मंसूर जो पहली तोप दागी थी, इसका मतलब होता है कि विजय से संबंधित ऐसा मतलब होता है। और इंदौर पर क्या कर लेते हैं, ये कोठी पर अधिकार कर लेते हैं। और अधिकार करने के पश्चात जो है क्या करते हैं कि ये दिल्ली की ओर रवाना कर देते हैं। कहाँ पर? दिल्ली की ओर रवाना कर देते हैं। और जब ये जाते हैं दिल्ली में, तो जो शहादत खान का सहयोग करने वाला व्यक्ति था, जिसका नाम था शहजादा फिरोज, क्या नाम था? शहजादा फिरोज जो है शहादत खान का सहयोग कर रहा था, फिरोज। अब ये व्यक्ति जो है दिल्ली में क्या कर लेते हैं, अंग्रेज जो है अधिकार कर लेते हैं। तो बहादुर शाह को पकड़ के, जो वहाँ का सम्राट था, मुगल बादशाह था, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया था। और ये जो है गिरफ्तार कर लेते हैं। तो इस व्यक्ति को जो है क्या कर देते हैं, अंग्रेज सीधे सर कलम कर देते हैं शहजादा फिरोज का। तो फिर इसके बाद में क्या होता है कि इनकी जो है लड़ाई काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। परंतु अधिकांश लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। फिर भी जो सादत खान थे, इन्होंने महू में क्या किया था, खूब विद्रोह किया था। ये महू से संबंधित थे। और इसके बाद जो है ये कुछ समय तक उज्जैन में भाग आए, वहाँ पर रहे। इसके बाद अलवर राजस्थान में कुछ समय तक जो है रहकर संघर्ष किया। इसके बाद ये आगरा में संघर्ष करते हैं। और आगरा के बाद ये फिर से जो है एक सेठ के यहाँ पर उज्जैन में ही नौकरी करते हैं। और इसी दौरान जो है नौकरी करते करते इनके एक शरीर में कट लगा हुआ था चेहरे पर। उस कट की वजह से क्या है, पहचान दिए जाते हैं। और 1 अक्टूबर 1874 को इनको क्या दी जाती है, फांसी की सजा जो है इंदौर में दी जाती है। मैं ये सब ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी 149वीं जयंती है इस वर्ष 2025 में, जो है इनकी 149वीं जयंती हुई है। और अगली साल जो है 150वीं जयंती होने वाली है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कंटेंट है शाहरुख खान के विद्रोह का, ध्यान रखिएगा। अब एक बात और, इनकी अगर पूछे कब्र कहाँ पर स्थित है, तो जो एमपीपीएससी का मुख्यालय है, एमपीपीएससी का मुख्यालय है, उसी के सामने जो है इनकी क्या स्थित है, कब्र स्थित है, ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कल्चुरी शासक गांगेय एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का वर्णन किया है? तो ये व्यक्ति जो थे अलबरूनी साहब जो है, इनका वर्णन करते हैं। और क्या कहते हैं कि जो क्या कहते हैं कि डहाल देश, क्या कहते हैं ये, कहते हैं कि डहाल देश, डहाल डहाल देश का जो शासक है क्या है, गांगेय देव है। क्या है? डहाल देश का शासक है गांगेय देव है। और उसकी जो राजधानी है, उसकी क्या है, जो राजधानी है उसका नाम क्या है, तेओरी उसकी राजधानी है, तेओरी। और तेओरी को जो है शुद्ध रूप में त्रिपुरी कहा गया था, त्रिपुरी। और ये त्रिपुरी कहाँ पर स्थित है, वर्तमान जबलपुर में जो है स्थित है त्रिपुरी। इन्होंने जो अलबरूनी ने अपने किताब में अर्दीन शब्द का प्रयोग किया है। और अर्दीन शब्द इन्होंने उज्जैन के लिए प्रयोग किया हुआ है। किसके लिए? उज्जैन के लिए। और इन्होंने खरजूर वाहक शब्द जो है खजुराहो के लिए प्रयोग किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। जब गजनबी का विद्याधर चंदेल के समय पर आक्रमण होता है, तो खरजूर वाहक के शब्द प्रयोग करते हैं। इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर दिल्ली में आया हुआ था। और ये कहाँ का, मोरक्को देश का यात्री था। अल मसूदी जो है जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, जिनका नाम था महिपाल प्रथम, उनके समय पर भारत में आया हुआ। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो दिए गए ऑप्शन में देखेंगे, रामायण कला संग्रहालय ओरछा में है, ये बात सही है। मध्य प्रदेश की अयोध्या किसे कहा जाता है? ओरछा को ही कहा जाता है। 1955 में बनाया गया थे रामायण कला संग्रहालय।
प्रेमचंद सृजन पीठ उज्जैन में है, तो हाँ उज्जैन में है। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इंदौर में है, और इसी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो है ये सृजन पीठ स्थित है। मुक्ति बोध सृजन पीठ सागर में है, ये भी सही है। जो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है वहाँ पर मुक्ति बोध सृजन पीठ है। तुलसी शोध संस्थान भोपाल में है, ये बात गलत है, क्योंकि तुलसी शोध संस्थान जो है चित्रकूट सतना में स्थित है। कहाँ? चित्रकूट सतना में है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे? तो जब पंडित द्वारका प्रसाद मुख्य की बात आती है तो ये मध्य प्रदेश के क्या थे? एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। लगभग हर बड़े आंदोलन में इनका नाम आता है। शेर गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मुख्य मिश्र जो है स्वतंत्रता सेनानी थे और कई बार जेल गए हुए थे। और इन्होंने अपनी जो है प्रथम समाचार पत्र जो है सरस्वती का प्रकाशन करते हैं, और इन्होंने जो है राष्ट्रवादी पहली बार जो है पत्रिका जो है इसमें निकाली हुई थी, कविता लिखी हुई थी। और इसके बाद जो है ये जबलपुर जेल में चले जाते हैं। असहयोग आंदोलन के बाद जबलपुर जेल में जो है रहते हैं, और इस जेल में इन्होंने जो है कृष्णायन महाकाव्य की रचना की हुई थी। कृष्णायन महाकाव्य की रचना करते हैं, और इसमें जिस प्रकार से कृष्ण जी का जन्म हुआ था उसी प्रकार से अपने आप को राष्ट्रवादी विचारों से जोड़ते हैं कि हम भी जो है जेल में हैं। तो ये जेल को उन्होंने राष्ट्रवाद कहा हुआ था, राष्ट्रवाद का एक हिस्सा है। और इसके बाद इन्होंने जो है शेर गोविंद दास जी के साथ मिल करके राष्ट्रव्यापी समाचार पत्र, कौन सा? राष्ट्रव्यापी समाचार, मतलब जो राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र था, उन्होंने लोकमत का जो है लोकमत का जो है क्या किया था? संपादन किया हुआ था। और ये जो है लोकमत समाचार है ये 1900 इन्होंने 19 था, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नहीं हुई थी उसके पहले से निकाला हुआ था। और इसके बाद अगर बात करें, इन्होंने जब ये पत्र जो है अंग्रेजों द्वारा बंद कर दिया जाता है तो फिर सारथी नाम की इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली हुई थी, सारथी पत्रिका। द्वारका प्रसाद मुख्य मिश्र जी जो हैं ये 2 बार जो है मध्य प्रदेश से क्या रह चुके हैं? सीएम भी रह चुके हैं। इन्होंने जो है अपने विचारों से बहुत अच्छे से लोगों को प्रभावित किया, एक कर दिया, इसलिए इन्हें मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का लौह पुरुष कहते हैं। तो लोकमत जो है इन्होंने निकाला हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकार संबंध निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं? तो ये आनंद सिंह श्याम, जनगण सिंह श्याम, ये सभी जो है गोंडी चित्रकला से संबंधित हैं। और गोंडी चित्रकला में जो है एक नाम आता है वही जोधैया बाई बैगा है, और एक लहरी बाई, एक जो और है नाम है गोंडी चित्रकला के काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। पिथौरा चित्रकला जो है ये भील जनजाति में प्रचलित है। और बाघ प्रिंट जो है ये धार जिले में प्रचलित है। ढोकरा कला जो है ये आपकी बैतूल जिले में जो है प्रचलित है। और एक नाम जो है अभी प्रधानमंत्री जल पुरस्कार मिला हुआ था बबीता राजपूत को, बबीता राजपूत, और ये जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से संबंधित है। इन्होंने जो है 100 महिलाओं को एकत्रित करके जो है एक तालाब का निर्माण करवाया था, गांव की पानी की समस्या को खत्म किया था, इसलिए जो है इन्हें प्रधानमंत्री जल पुरस्कार मिला हुआ। अगले प्रश्न की बात करते हैं, लास्ट प्रश्न है हमारे पास में कि धर्म राजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर में स्थित है? ये आप देख पा रहे हैं धर्म राजेश्वर जो है स्मारक है, और यह ध्यान रखिएगा ये क्या है? शैलकृत है। शैलकृत है। शैलकृत का मतलब क्या है? पत्थर से बना हुआ है। तो आप कहेंगे पत्थर से तो सभी बने होते हैं, लेकिन ये ऐसा शैलकृत नहीं है। शैलकृत कहने का मतलब ये होता है कि एक ही पत्थर से जो इन्हें काट करके बनाया गया है, अलग अलग पत्थर नहीं। कोई यहाँ बहुत बड़ी पहले चट्टान रही होगी, फिर चट्टान को जो है रुचा गया है, तो निश्चित रूप से ये जो है एक बहुत ही अद्भुत कला है। और शैलकृत ये स्थापत्य है। यहाँ पर कुल जो है लगभग 6 से 7 मंदिर जो है देखने को मिलते हैं। एक बड़ा मंदिर है और बाकी छोटे छोटे मंदिर हैं जिसमें काली देवी, दुर्गा, भैरव ऐसे जो है ये हैं। और इसकी तुलना जो है एलोरा के कैलाश मंदिर से की जाती है। जो एलोरा का मंदिर है ये महाराष्ट्र में स्थित है, वो भी जो है एकाश में पत्थर से बना हुआ है। और एमपीपीएससी ये प्रश्न पूछ चुका है और ये भी पूछ लिया है। तो और ये कहाँ पर स्थित है? मंदसौर में स्थित है, ध्यान रखिएगा, मंदसौर जिले में स्थित है। और मंदसौर का प्राचीन नाम क्या है? तो आप क्या बताएंगे? दसपुर जो है मंदसौर का प्राचीन नाम है। और 2 प्रश्न और ध्यान रखना, आपसे पूछे कि जो मंदसौर अभिलेख है
उसकी रचना किसने की हुई थी? मंदसौर अभिलेख है। जो मंदसौर अभिलेख है उसकी रचना किसने की हुई थी? मंदसौर लेख की रचना तो आप क्या बताएंगे कि वत्स भट्टी नाम के जो कवि थे उनके द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। और अभी एक प्रश्न पूछा गया, सोनधानी अभिलेख है, सोनधानी अभिलेख की रचना जो है किसने की हुई थी? तो आप क्या बताएंगे कि वसुला कवि, ऐसा वासुल कवि ऐसा कुछ नाम है उनका, उनके द्वारा की गई थी, वासुल कवि। तो आपका सही जवाब क्या है कि धर्मराजेश्वर मंदिर जो है कहाँ स्थित है? मंदसौर 10 उसी को कहते हैं। बेसनगर किसका प्राचीन नाम है? बेसनगर ध्यान रखिएगा ये जो है विदिशा का प्राचीन नाम है। और महेशमती जो है ये महेश्वर को महेशमती कहा जाता था। और अवंती जो है उज्जैन के लिए शब्द आया हुआ है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने क्या किया, ये 25 क्वेश्चन की सीरीज और जितनी भी अपनी क्षमता थी क्षमता के अनुरूप जो है हमने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। अब आप जो है अगर इसका टेस्ट देना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जो है सीपी नॉलेज एकेडमी करके है, इसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से जो आप क्या करेंगे इसे ज्वाइन कर लेंगे। और बाकी अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसको अभी करना ही आपकी क्या है फीस होती है डेली की, जो हर चीज़ की फीस लगती है ना, वो आपकी फीस है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और बस चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास पर। और एक बात और कि कई बार क्या होता है कि यहाँ पर क्लास हो जाती है, टेलीग्राम में भेजने के लिए भूल जाते हैं, तो जो लोग भी देखें सबसे पहले इसके पास में नोटिफिकेशन पहुँच जाए तो अन्य लोगों के पास में भी तो क्या कर देंगे आप शेयर कर दीजिए करिएगा, क्योंकि सभी तक जो है टाइम से पहुँच जाए। चलिए, थैंक यू।